भाइयों बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि भौतिकी में हम द्रव्य अथवा पदार्थ और उसमें निहित ऊर्जाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसे में द्रव्य का एक विशेष गुण आवेश भी होता है। आज हम इसी आवेश की चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आवेश क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसका वितरण किस प्रकार होता है, आवेश, बिंदु आवेश क्या है, मूल आवेश क्या है, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या है, और इस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण क्या है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाई से अवगत कराना चाहूंगा। जैसा कि आजकल विद्यालय में ट्रेंड है, तो ऑनलाइन पढ़ाई करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, हम सबसे पहले आप लोगों को एक रिकमेंडेशन देना चाहेंगे कि आप अपने आप को पहले इंगेज करो। इंगेज करने के बाद आप एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करोगे तो एक्सप्लानेट होगा, और उसके बाद जब हम आप मिलकर के उसे एक्सटेंड करेंगे, तब कहीं जा करके ऑनलाइन पढ़ाई का एक उद्देश्य पूरा हो पाएगा। ऐसे में आवेश के बारे में हम बात कर रहे हैं। आवेश क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसे जानने से पहले हम ये जान लें कि हमारे बीच में एक वैज्ञानिक थे, हेल्स जी। उन्होंने सबसे पहले ये जाना कि आवेश क्या है। बच्चों, आवेशित कण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई मेसान, फोटॉन, तमाम चीजें हैं, तमाम प्रकार के आवेशित कण हैं। ऐसे में कभी कभी प्रकृति भी आवेशित कण स्वतः उत्पन्न करती है। प्रकृति की बड़ी भूमिका होती है भौतिकी में, और कहीं ना कहीं से अगर कुछ लोग नास्तिक हैं तो वो आस्तिक भी बन जाएंगे अगर भौतिकी बढ़िया से पढ़ेंगे। तो आवेश के बारे में बात कर रहे हैं हम। आवेश के बारे में सबसे पहले आप ये जान लो कि कभी कभी घर्षण से भी आवेश उत्पन्न होता है। कंडक्शन, इंडक्शन, प्रेरण जिसको आप बोलते हैं, और चालन द्वारा भी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर वितरित होता है। अब यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें तो हम देखते हैं कि कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम में चले जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कांच की छड़, हम सभी जानते हैं कि सभी प्रकार के जितने भी तत्व हैं वो अपने ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे में अगर शीशा है, शीशे की छड़ है, तो शीशे के भी परमाणु होंगे। इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या किसी भी परमाणु में समान होती है, और यही कारण है कि कोई भी परमाणु उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकल कर जाता है तो कहीं ना कहीं से प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात धनावेशों की संख्या बढ़ जाती है, और यही कारण है कि वह धनावेशित हो जाता है। ठीक इसके विपरीत रेशम में इलेक्ट्रॉन आ जाने से इसके ऋणावेशों की संख्या बढ़ जाती है और यह ऋणावेशित हो जाता है। दूसरा प्रयोग जब किया गया, एबोनाइट की छड़ ली गई और उसे बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, तो देखा गया कि बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके एबोनाइट की छड़ में आ गए, और इस प्रकार एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो गई, जबकि बिल्ली की खाल धनावेशित हो गई। बाद में फ्रैंकलिन साहब थे, जेम्स फ्रैंकलिन, उन्होंने इसे धनावेश और ऋणावेश नाम दिया, और इस पर आगे तमाम तरह की परिघटनाएं, प्रयोग चलते गए, और आगे इसने एक व्यापक रूप लिया। आवेश किसी द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वह द्रव्य एक विद्युतमय प्रभाव का अनुभव करता है, अथवा उस पर एक वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न होता है या देखा जाता है।
आवेश यह एक अदिश राशि है। सबसे पहले कूलाम जी के नाम पर इसके मात्रक का नाम कूलाम रखा गया। मान लीजिए यदि कोई चालक है, उसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और यह धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। तो ऐसे में उस चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। आवेश की बीमा 80 है। और इस प्रकार यदि हम देखें तो आवेशों में आवेश के लिए आवेश वाहक का कार्य किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कि यह आवेश जब किसी चालक को दिया जाता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है या चला जाता है, लेकिन यदि किसी कुचालक पदार्थ को यही आवेश दिया जाए तो क्या होगा? वह आवेश उसी जगह पर इकट्ठा रहेगा जहां आप उसे दे रहे हैं, उसका कोई प्रवाह नहीं। अब हम बात करते हैं धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की, इसके बीच लगने वाले बल की। साथ साथ हम यह भी अध्ययन करेंगे कि बहुत सारे यदि आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला बल किस प्रकार अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, अथवा समानता चतुर्भुज नियम या फिर पैरेललोग्राम लॉ, अथवा इसे हम बहुल आवेशों यानी बहुत सारे आवेशों के बीच लगने वाले बल के नाम से भी जानते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, हमने जाना कि आवेश क्या है, इसका वितरण किस प्रकार होता है, आवेश की खोज किसने किया, इसका नाम, इसका मात्रक, इसकी बीमा क्या है। अब हम जानेंगे कि आवेशों के गुण क्या है। जिस प्रकार द्रव्यों का एक गुण आवेश है, उसी प्रकार आवेशों के गुण क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि हम आवेशों के गुण की बात करें तो ये आवेश हम सभी जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर इकट्ठा किए जा सकते हैं। ऐसे में यदि हम केवल और केवल आवेश की बात करें कि आवेश उत्पन्न कैसे होगा, क्या आवेश को नष्ट भी किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, तो आप यह परिकल्पना करने से पहले ये जान लीजिए कि जिस प्रकार तमाम संरक्षण का नियम आज तक ने आपने पढ़ा होगा, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का एक नियम है जिसमें यह बताया गया कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर इकट्ठा किया जा सकता है। इसे हम आवेश संरक्षण के नियम से जानते हैं। आवेश संरक्षण, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक जगह से दूसरी जगह पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यह आवेश का एक गुण है। आवेश का एक गुण है आवेश संरक्षण। जैसा कि आपने देखा, यदि हम दूसरे गुण की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे हम क्वांटीकरण के नाम से जानते हैं। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं किताब में देखा होगा, पढ़ा भी होगा आज तक कहीं ना कहीं पे।
क्वांटीकरण की अगर हम बात करें तो क्वांटीकरण की परिभाषा ही इस बात पर निर्भर करती है कि प्रकृति में जितने भी आवेशित कण हैं उन पर उपस्थित आवेश एक निश्चित और न्यूनतम मान का गुणक होता है। अब ये निश्चित और न्यूनतम मान क्या है? निश्चित और न्यूनतम मान को ही हम मूल आवेश के नाम से जानते हैं और इसे हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए स्मॉल ई का मान आप सभी लोग जानते होंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर अल्फा कण की बात करें, अल्फा कण क्या है? आप लोगों में से बहुत सारे लोग परिचित होंगे अल्फा कण से, अल्फा बीटा गामा, रेडियो एक्टिविटी। अल्फा कण एक्चुअली क्या है? ये अगर हीलियम परमाणु के, हीलियम जो परमाणु है 2He4, अगर इससे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, निकाल दें, तो क्या बचेगा? हीलियम का नाभिक। और यही हीलियम का नाभिक अल्फा कण कहलाता है और इस पर यह मूल आवेश 2e होता है। इलेक्ट्रॉन पर e होता है और अल्फा कण पर 2e, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये हुआ क्वांटीकरण। एक बार दोबारा परिभाषा स्पष्ट करना चाहूंगा क्वांटीकरण की। प्रकृति में मैंने बताया है कि अपने आप आवेशित कण उत्पन्न हो जाते हैं, या मान लो कुछ आवेश कहीं से आ गए किसी भी कण पर, वह आवेशित हो गया। अब वह जो आवेशित कण है उस पर जो उपस्थित आवेश है वह एक निश्चित और न्यूनतम मान का गुणक होगा। यह निश्चित और न्यूनतम मान 1 2 3 4 5 so on, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में हम बात करेंगे किसी भी पदार्थ, मान लो पानी है H2O, इसके क्वांटीकरण की बात करें तो इससे जितना पानी है उसमें पानी के परमाणुओं की जो संख्या होगी उसके आधार पर हम E के मान को कैलकुलेट करते हैं। जहां पे कुछ लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग हमारे बीच से ही अध्यापक पढ़ाते हैं, क्वांटीकरण की परिभाषा में Q बराबर Q क्या है? किसी भी परमाणु या किसी भी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश, और Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां पे E हमने बताया मूल आवेश है। अब ये n जो है कहीं कहीं पढ़ाते हैं लोग केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखवा देते हैं, n बराबर, जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, आप मानो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं वहां पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि ये n जो है ये परमाणुओं की संख्या है। परमाणुओं की संख्या मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। पहले ही बताया कि यही कारण है कि कोई भी परमाणु विद्युत उदासीन होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम n परमाणुओं की संख्या कहते हैं इसको, यानी जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, और इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों निकालते हैं। जितना धनात्मक चार्ज होगा उतना ही ऋणात्मक चार्ज होगा। यह है हमारा क्वांटीकरण। अब यहाँ पे n की बात करते हैं हम। n को हमने कहा, n क्या है? परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स। n परमाणुओं की संख्या है और E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब किसी परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए E का मान 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा, कूलम, सॉरी। और साथ साथ n परमाणुओं की संख्या है। अब परमाणुओं की संख्या की हम बात कर रहे थे क्वांटाइजेशन में, यानी क्वांटीकरण में। तो यहाँ पे n के मान को कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले यह बताया कि आप उदाहरण ले लो एक जल का, जल H2O, पानी, सब लोग जानते हैं। इसमें अगर हम परमाणुओं की संख्या को कैलकुलेट करें, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे 2H है, और 2H का मतलब 1H, 1H, एक एक होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक एक होती है।
ऐसे में 1 + 1 मिलकर के कितना होगा 2, और प्लस ऑक्सीजन में 8 होगा, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के। तो ऐसे में इसका 8 होता है, ऑक्सीजन है 8 है, तो परमाणुओं की संख्या 8 होगी, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होगा और 8 प्रोटॉन होगा, 8 प्रोटॉन होगा। ऐसे में 8 यहाँ ऐड होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे परमाणुओं की संख्या 10 हो जाएगी। अब ऐसे में अगर हमें ई का कैलकुलेशन करना है तो प्लस माइनस दोनों आएगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 प्रोटॉन भी होंगे। ऐसे में ई का मान जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 आया H2O में, 10 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो ई के मान की बात हो गई, लेकिन अगर हम n परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें, n क्या होगा, तो हमें इसकी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, मात्रा लेनी पड़ेगी। सपोज दैट ये 250 ml या 250 ग्राम ले लेते, मान लो 250 ग्राम है। तो ऐसे में n को अगर कैलकुलेट करना है तो आप सभी जानते हो मोल संकल्पना के अनुसार मोल की परिभाषा। मोल क्या है? मोल भौतिक राशि की मूल राशि है, भौतिक राशियों में से एक मूल राशि है, मूल मात्रक है मोल। और वह किस भौतिक राशि का मूल मात्रक है? पदार्थ की मात्रा का। पदार्थ की मात्रा एक मूल भौतिक राशि है, और इस मूल भौतिक राशि में पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। मोल संकल्पना के अनुसार अगर कोई परमाणु है, तो आप सभी जानते हो कि कोई तत्व है तो अपने ही परमाणुओं से मिलकर बना होगा, और ऐसे में अगर हम उसका कैलकुलेशन करें तो उसमें परमाणुओं की संख्या, किसी भी तत्व में परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है। तत्व में परमाणुओं की संख्या या अवोगाड्रो संख्या, तत्व में परमाणुओं की संख्या, जी नहीं, केवल तत्व में परमाणुओं की संख्या नहीं, किसी भी पदार्थ में उपस्थित एक मोल, अगर मोल संकल्पना की हम परिभाषा पहले से हमने बताया कि मोल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मोल के अकॉर्डिंग मोल संकल्पना के अनुसार एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है। ये आपको ध्यान देना होगा। अब यहां पे अगर हम अभी चूंकि n की बात कर रहे हैं, तो n से पहले हमें कुछ और चीजें जानना होगा। तो ऐसे में अगर इसके हम परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु भार क्या होगा? इसका परमाणु भार, अणुभार, ये सारी चीजें आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, बढ़िया से अवेयर होंगे। तो ऐसे में अगर यहाँ पे हम 250 ml जल में n का मान कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा? 250 ग्राम है, सॉरी 250 ग्राम है, और इसका अणुभार क्या हो जाएगा? इसका H2O का। अभी हमने यहाँ पे परमाणुओं की संख्या निकाली, उसी प्रकार अणुभार निकालते हैं इसका 1 + 1 प्लस इसका 8 और 16 होता है, इसका 16 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 डिवाइड बाई 18 होगा, और इनटू वही मोल संकल्पना के अनुसार परमाणु यहाँ पे कितने होंगे? 6.023 × 10⁻23। तो अगर क्वांटाइजेशन में हम केवल n की बात करें तो n में क्वांटिटी के साथ अगर हमें n का मान कैलकुलेट करना है तो हमें परमाणु अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो नंबर से आप परिचित हैं, उसको लेकर के साथ में चलना होगा। टोटल n का मान यानी कुल परमाणुओं की संख्या हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, और एक परमाणु पर उपस्थित आवेश आप जानते हो इतना होता है, तो कुल परमाणु पर उपस्थित आवेश यहाँ से हमने पहले ही कैलकुलेट किया 10⁻⁴ इंटू इतना। और फिर कुल आवेश की मात्रा की बात करें तो Q बराबर यानी से प्लस माइनस यानी से क्या होगा? जितने धनात्मक परमाणु आएंगे, धनात्मक प्रोटॉन आएंगे, प्रोटॉनों की संख्या है उतनी ही ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऐसे में जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, और इस प्रकार 250 ग्राम जल में हम कुल आवेशों की मात्रा, कुल आवेशों की संख्या कितनी है
ये क्वांटाइजेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरा जो गुण है एडिटिविटी। एडिटिव मतलब ऐड होना, ऐड होना मतलब योज्यता। योज्यता का मतलब क्या हुआ? योग, जुड़ जाना। जितने भी आवेशित कण हैं, मान लो कई प्रकार के आवेशित कण हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 हैं, तो उनके अगर हम टोटल उस विलगित निकाय के कुल आवेश की बात करें तो उसके जितने भी आवेशित अवयवी कण हैं उनका बीजगणितीय योग आपस में जुड़ जाता है। बीजगणितीय क्यों हो? इसके पीछे कारण क्या है आप ये जान लो। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आवेश नहीं बदलेगा। अगर कोई मान लो Q1 है जो 1 कूलाम का है और दूसरा आवेश Q2 है जो -2 कूलाम का है, तो अगर हम योज्यता की परिभाषा के अनुसार देखें तो ये इनका चार्ज वही रहेगा। कुल क्या हो जाएगा? Q बराबर Q1 प्लस Q2। यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस -2, यानी 1 - 2 यानी -1 कूलाम। कुल आवेश कितना होगा इस पर, इन दोनों आवेशों पर? -1 कूलाम। तो यह हुआ आवेशों का गुण। 3 गुण होते हैं। पहला कंजर्वेशन, संरक्षण, आवेश का संरक्षण, जिसमें हमने आपको बताया कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसे एक जगह से दूसरी जगह पे हम रख सकते हैं। दूसरा हमने बताया क्वांटीकरण। क्वांटीकरण में हमने बताया कि जो आवेशित कण है उस पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम मान का पूर्ण गुणक होता है। इसे हम मूल आवेश कहते हैं। ई से, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर होता है ±NE। ±NE क्यों? पहले ही एलोबरेट किया मैंने। जितना धनात्मक आवेश होगा उतना ही ऋणात्मक आवेश होगा। और तीसरा जो मैंने गुण बताया आवेश का, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आवेशों के गुण में मैंने आपको बताया, तीसरा जो गुण बताया वो बताया मैंने आपको योज्यता का, जिसमें जितने भी विलगित निकाय हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। उनका चार्ज वही रहेगा। धनावेश है तो धनावेश रहेगा, ऋणावेश है तो ऋणावेश रहेगा। उस प्रकार उसका परिणामी कुल आवेश यहाँ पे हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार आवेशों के 3 गुण हमने यहाँ पे पढ़े। आगे हम पढ़ेंगे कि इन आवेशों के बीच में कोई बल किस प्रकार लगता है और क्यों लगता है। अगर हम देखें तो इसे पढ़ने से पहले हम चुंबक से बहुत पहले से परिचित हैं। चुंबक, अगर दो चुंबक आपस में हम एक ही ध्रुव को, समान ध्रुव को पास पास ले जाएं तो आपस में एक दूसरे को हटा देते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और यदि वो दोनों विपरीत हैं तो वहां पे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पे हम चूंकि आवेश पढ़ रहे हैं तो वैद्युत और चुंबक दोनों का आपस में बड़ा ही लगाव है। जैसे चुंबक में आकर्षण प्रतिकर्षण बल आप वहां देखते हैं, ठीक वैसे यहाँ पे भी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आप देखते हैं। यदि ये समान प्रकार के आवेश हैं तो इन पर, इनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगेगा जिसे हम सजातीय आवेश बोलते हैं। सजातीय आवेश का मतलब एक ही प्रकार के आवेश। सजातीय आवेश की बात हम कर रहे थे। सजातीय आवेश का मतलब होता है एक ही प्रकार के आवेश। एक ही प्रकार आपकी भाषा में मैं इसलिए कह रहा हूं, उसको तोड़ देता हूं ताकि जल्दी समझ में आए। एक ही प्रकार मतलब अगर ये दोनों आपस में, मान लो एक आवेश Q1 है और दूसरा Q2 है, ये दोनों आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव है, यानी धनात्मक धनात्मक है अथवा नेगेटिव नेगेटिव ऋणात्मक है। तो इनके बीच में चूंकि समान प्रकार के आवेश हैं दोनों, इनके बीच में और इनके बीच में दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, जो लगने वाला बल होगा, वह प्रतिकर्षण बल होगा, रिपल्सिव फोर्स। अब यह प्रतिकर्षण बल
या आकर्षण बल लगता तो है, लेकिन किस प्रकार लगता है इसका निर्धारण कूलाम जी ने किया था। कूलाम जी ने क्या बताया, अगर मान लो दो प्रकार के आवेश हैं Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी है सपोज दैट R। अब यहां पे कुछ लोग कभी कभी क्वेश्चन करते हैं, सर ये मूल आवेश तो क्वांटाइजेशन में होता है, लेकिन बिंदु आवेश चूंकि अब यहीं से स्टार्ट होता है तो मैं पहले ही बता दूं, बिंदु आवेश क्या है कूलाम के नियम में या आगे कहीं भी आप बिंदु आवेश बार बार पढ़ते हैं, इनके जो बीच की दूरी होती है इनके परिमाण से ज्यादा होती है। अब होता क्या है, इनकी अब यहां पे R एक Q1 है और दूसरा Q2 है, इनके बीच की दूरी R है। तो कूलाम जी ने बताया कि यह आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल किस प्रकार लगेगा। अगर मान लो दोनों आवेश सजातीय हैं, समान प्रकार के हैं, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और मान लो दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत हैं तो आकर्षण बल लगेगा। ऐसे में गुरुत्व का एक नियम न्यूटन जी ने बताया था, गुरुत्वाकर्षण नियम, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, दुनिया के प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दुनिया के प्रत्येक कण, इवन कि हम और आप भी, बेंच डेस्क चैम्पट दीवार सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो वहां पे केवल आकर्षण बल है, और यह आकर्षण बल उन वस्तुओं के जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या बताया था उन्होंने कि जो दुनिया का प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो उनके कण है तो उनका एक द्रव्यमान होगा, तो उन द्रव्यमानों का जो गुणनफल है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। मान लो एक जो द्रव्यमान m1 है और दूसरा द्रव्यमान m2 है, तो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और इनके बीच की जो दूरी है, दूरी क्या है R है, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, व्युत्क्रमानुपाती, उलट जाता है, 1/1 बाई करके हो जाए। अब F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इस कंडीशन में अगर दोनों को मिला के लिखें तो F प्रोपोर्शनल टू होता है m1 m2 बाई R²। और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है कैपिटल G, से हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से भी जानते हैं, और इसका एक फिक्स मान होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, 6.67 × 10⁻⁻11। आगे मात्रा क्या होता है आप लोग निकाल लिए होंगे, अच्छा 11 बटा R²। ये न्यूटन जी ने बताया था गुरुत्वाकर्षण नियम में। अब कूलाम जी ने यहाँ पे क्या बताया कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, अगर ये समान है तो इनके बीच में ठीक है आकर्षण या प्रतिकर्षण, समान है तो प्रतिकर्षण होगा और विपरीत है तो आकर्षण होगा, लगेगा। लेकिन किस प्रकार लगेगा, ठीक इसी प्रकार लगेगा जैसे यहाँ पे लग रहा है। इन आवेशों की एक मात्रा होगी, इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है यह आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ठीक इसी तरह जैसे गुरुत्व नियम में निगमन हुआ। अब वहां पे कांस्टेंट अगर दोनों को मिला के लिखें तो होगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R² होगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट हटा तो यहाँ पे जैसे ये चिन्ह हटा, यहाँ पे देखा आपने कांस्टेंट आया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आया, यहाँ भी जब हटेगा तो एक नियतांक आएगा। वो नियतांक क्या होगा, इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, आप लोगों में से कितने लोग, हो सकता है सारे लोग जानते हो, इसे अनुक्रमानुपातिक नियतांक कहेंगे, जिसे हम K कहते हैं। अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए। तो K आएगा, ये होगा Q1 Q2 बाई R²। अब K का मान देखा गया प्रयोगों द्वारा तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है,
ये निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। अब चूंकि k बराबर इतना होता है तो हम यहां पे क्या पुटअप कर देते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना अभी एप्सिलॉन नॉट है, अभी मैंने कुछ आगे पीछे कुछ जिक्र नहीं किया, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसलिए होगा ऐसे में यह परिभाषा आई कूलाम जी के नियम के अनुसार कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा कूलाम जी ने बताया, बिल्कुल गुरुत्व नियम के गुरुत्वाकर्षण नियम जो न्यूटन जी ने दिया था सेम उसी पे बेस्ड था, बस यहाँ पे केवल आकर्षण बल था और यहाँ पे प्रतिकर्षण बल था। बाकी कॉन्सेप्ट दोनों का सेम, अभिधारणा दोनों की समान थी। कांस्टेंट यहाँ पे अनुक्रमानुपातिक नियतांक कैपिटल के आता है, जबकि यहाँ पे एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक कैपिटल जी आता है। इसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से भी जानते हैं। साथ साथ यहाँ पे हमने देखा कि k बराबर, प्रयोगों द्वारा स्पष्ट हुआ कि k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता बताया गया और इसका एक फिक्स मान बताया गया 8.85 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻, 8.85 गुणे 10 की घात माइनस, उसका कितना था 6.67 गुणे 10 की घात -11, इसका कितना होगा 8.85 गुणे 10 की घात -12। बस एक का अंतर है, यहाँ पे हो जाएगा -12। और इसका मात्रक और बीमा सारे लोग निकालना जानते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। जैसे इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, इसका ठीक उल्टा इसका मात्रक होता है। अब यहां पे हम देखेंगे, यहां तक तो हमने देख लिया, लेकिन अगर हम इस नियम की बात करें तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन यदि कोई इनके बीच में परावैद्युत माध्यम भरा हो, परावैद्युत माध्यम भरा हो और उसका परावैद्युतांक के, अब यहाँ इसके और इसके में अंतर है, यहाँ अनुक्रमानुपातिक नियतांक है ये, और ये के क्या है उस पदार्थ का, दो बिंदु आवेश के बीच में जो दूरी है उस दूरी में, उस मीडियम में, माध्यम में क्या भरा हुआ है, कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, उसका परावैद्युतांक है यहाँ पे के। तो ये परावैद्युतांक अगर ये के है तो उस दशा में क्योंकि परावैद्युत पदार्थ है तो इस परावैद्युत पदार्थ की भी विद्युतशीलता होगी, यानी माध्यम की भी विद्युतशीलता होगी। इसे हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ई से। ई क्या है थोड़ा सा मिटा दूं मैं, ऊपर ज्यादा स्पष्ट रहेगा। यहां तक हमने देखा कि यह बराबर होता है इतना। इससे पहले हमने देखा कि F बराबर होता है k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यह अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि दोनों बिंदु आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है तो उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होगा, मान लो यह परावैद्युतांक है स्मॉल के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। यदि के माध्यम का परावैद्युतांक है तो माध्यम का परावैद्युतांक, सॉरी क्षमा चाहेंगे हम अभी बात कर रहे थे ई की, एप्सिलॉन की। यदि एप्सिलॉन जो है माध्यम का परावैद्युतांक है और के इस परावैद्युतांक का मान है, परावैद्युतांक का मान है, तो उस कंडीशन में F बराबर होता है
1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, क्या था? ये निर्वात या वायु का परावैद्युतांक था। ठीक है। वैद्युतशीलता, परावैद्युतांक, परावैद्युत पदार्थ, ठीक, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। देखो एक सेम वे में यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता थी, ये पदार्थ की विद्युतशीलता है, और ये माध्यम की विद्युतशीलता। क्या है इसको? माध्यम की विद्युतशीलता भी कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता। मैंने पहले ही बताया कि वायु या निर्वात के लिए k का मान 1 होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो अभी वायु या निर्वात से हम नहीं जानते हैं, अभी हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कूलाम जी के नियम पे k बराबर अनुमानुपातिक नियतांक तक होता है, जहां पे k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये परिभाषा, ये निगमन जो है यहाँ पे आता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहीं पे थोड़ा सा एक चीज और जानना होगा हमें कि अभी तक ये जो हम दो आवेश ले रहे थे, इसके बीच में हमने कोई माध्यम नहीं रखा। अब हम मान लेते हैं कि मान लो कोई माध्यम भी है, उस माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है, तो उस दशा में कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। अब चूंकि ये जो माध्यम की विद्युतशीलता है E, ये बराबर होती है निर्वात की वैद्युतशीलता के, और इनटू ये जो परावैद्युतांक का मान है K के। यही कारण है कि यहाँ पे जब हम ये मान रखते हैं तो यह बराबर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ K आता है, सॉरी यहाँ K आता है। K क्या है? पदार्थ का परावैद्युतांक। कोई पदार्थ भरा हुआ है। अब जितने भी परावैद्युत पदार्थ हैं, वायु, निर्वात, ये सारे परावैद्युत पदार्थ, इस प्रकार पदार्थ तमाम भी है, विद्युत रोधी पदार्थ जितने भी हैं। तो अब चूंकि इनके बीच में कोई माध्यम मान लो इस प्रकार का भरा हुआ है, परावैद्युत है, तो उसका जो परावैद्युतांक होगा उसका मान 1 होगा। और सभी धातुओं के लिए इसका मान यानी परावैद्युतांक का मान अनंत होता है। अब अगर कोई माध्यम है K, तो इस दशा में जिसका परावैद्युतांक K है, तो इस दशा में कूलाम के नियमानुसार F बराबर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, परिमाण जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। क्योंकि निर्वात में कर रहे हैं, वायु या निर्वात में, तो K का मान 1 होता है। तो इस दशा में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K यहाँ नहीं होगा, इसका मान 1 रख दिया हमने तो खत्म होगा, यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का परिमाण हम ज्ञात करते हैं, उसके बलों का निर्धारण करते हैं। तो कूलाम जी ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया, किस प्रकार लगता है। अब हम पढ़ेंगे कि 2 से अधिक आवेश अगर आ जाएं तो क्या होगा, जिसे हम बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल के नाम से भी जानते हैं, समांतर चतुर्भुज नियम से भी जानते हैं, और इसके अलावा पैरेललोग्राम लॉ भी हम इसे कहते हैं।